सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण से पत्र लेखन पढ़ेंगे। तो हमारा उपविषय है बच्चों आज का पत्र लेखन। सबसे पहले पत्र लेखन क्या है बच्चों? पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। बच्चों, अपने विचारों को जब हम लिखकर पत्रों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह पत्र लेखन कहलाता है। प्राचीन काल में दूर बैठे लोगों की कुशलता जानने का एकमात्र साधन पत्र लेखन था। आजकल अनेक माध्यम ऐसे आ गए हैं जिसके द्वारा हम दूर बैठे लोगों की कुशलता को झट से आसानी से जान सकते हैं। कई वैज्ञानिक माध्यम आ गए हैं, किंतु पत्र लेखन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बच्चों, पत्र जितना अधिक रोचक तथा प्रभावशाली होता है वह पाठक पर उतना ही गहरा प्रभाव डालता है। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कि पत्र लेखन क्या है। बच्चों, पत्र लेखन एक कला है, एक तरीका है विचारों के आदान प्रदान का। यह मानव के विचारों के आदान प्रदान का एक सरल साधन है। बच्चों, जिस प्रकार कहानी, उपन्यास और अनुच्छेद लिखना एक कला है, उसी प्रकार पत्र लिखना भी एक कला है। यह मनुष्य के विचारों को आदान प्रदान करने का सरल और आसान तरीका है। लेखन की जितनी भी कलाएं हैं उनमें यह विधा अलग है। बच्चों, लिखने की जितनी भी कलाएं हैं उनमें यह कला बिल्कुल अलग है, क्योंकि पत्र किसी न किसी व्यक्ति को संबोधित करते हुए लिखे जाते हैं। बच्चों, जो लेखन की कलाएं हैं उनमें वो जरूरी नहीं है किसी व्यक्ति को संबोधित किए जाएं, किंतु पत्र हमेशा किसी न किसी व्यक्ति को संबोधित करते हुए लिखे जाते हैं। या तो पत्र आप रिश्तेदारों को लिखते हैं, या शिकायती पत्र होते हैं, आवेदन पत्र होते हैं। उस समय पर हम क्या करते हैं, उसी तरह की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, पत्र लेखन में यदि हम अपने से बड़ों को पत्र लिखते हैं तो हम लिखते हैं पूज्य दादाजी, आदरणीय दादाजी, पूज्य पिताजी। अगर मित्रों को लिखते हैं तो प्रिय मित्र। तो इस तरह से हम किसी न किसी व्यक्ति को संबोधित करते हुए पत्र लिखते हैं। आगे देखिए, इसके अलावा पत्र के माध्यम से लिखने वाले व्यक्ति की अभिव्यक्ति क्षमता के साथ साथ उसके व्यक्तित्व की एक झलक भी मिल जाती है। तो बच्चों, जिस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग आप करते हैं वो पत्र के लिखने वाले व्यक्तित्व को झलकाती है। अर्थात एक व्यक्ति का व्यक्तित्व पत्र लिखने के माध्यम से भी स्पष्ट होता है कि वह किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग कर रहा है। बच्चों, पत्र लिखने वाला यदि रोचक और प्रभावशाली ढंग से अपने विचारों को लिखेगा तो पाठक पर उतना ही गहरा, पढ़ने वाले पर उतना ही गहरा प्रभाव डालेगा। पत्र लिखने की यह परंपरा अत्यंत प्राचीन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल में पत्रों को आदान प्रदान, विचारों के आदान प्रदान का सबसे सस्ता और सबसे उपयुक्त साधन माना जाता था। तो यह बहुत प्राचीन परंपरा है। तो बच्चों, प्राचीन काल में हम केवल पत्रों के माध्यम से कुशलता जान पाते थे। जो व्यक्ति दूर नौकरी करते थे, देश के नगर, जिले, गांव, गली, मोहल्ले के बाहर दूर नौकरी करते थे, उस समय पर उनकी कुशलता जानने के लिए पत्रों को लिखा जाता था या कई औपचारिक पत्र लिखे जाते थे। तो उस समय पर बच्चों ये प्राचीन काल से ही प्रयोग किए जा रहे थे। यानी हम अपनी कुशलता दूसरों तक पहुंचाते थे और दूसरे अपनी कुशलता को हम तक पहुंचाने के लिए पत्रों का सहारा लेते थे। पत्र लेखन के समय शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है पत्र की भाषा शुद्ध और सरल होनी चाहिए और सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि आपकी बात जो है वो पाठक को अच्छी तरह समझ में आ जाए, और अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, आगे देखिए, पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। वैसे तो बच्चों, पत्र लिखते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, पर कुछ चुनिंदा बातों का वर्णन मैंने यहाँ पर किया है। देखिए, पत्र लिखते समय यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि पत्र की भाषा पाने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। जैसा कि मैंने कहा कि पत्र की भाषा शुद्ध और सरल हो। पत्र लेखक को जो कुछ कहना चाहता है वह पाठक को आसानी से समझ में आए। अर्थात बच्चों, यदि आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अपने पत्र में कर रहे हैं तो उस पाठक को उस अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। तो
तो बच्चों आपने अंग्रेजी भाषा का पत्र में प्रयोग कर लिया, किंतु उस पाठक को तो यह भाषा आती ही नहीं, तो आपकी उस भाषा का कोई लाभ नहीं होगा। तो बच्चों पढ़ने वाले के लिए भी उस भाषा का जानना जरूरी है। तो बच्चों इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें जो पाठक और पत्र लिखने वाले दोनों को आती हो। पत्र में इधर उधर की बातें ना लिखकर अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। तो ये बात तो सही है बच्चों कि पत्र में अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। जो आप बात कहना चाहते हैं वह पूरी तरह से उसमें स्पष्ट होनी चाहिए। यानी पत्र का अभिप्राय है पत्र में स्पष्टतः सभी बातों का प्रयोग हो, किंतु अनावश्यक बातें ना हो, अर्थात आपकी बात पढ़ने वाले को अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। पत्र में सरल तथा छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। हमारा पत्र जितना छोटा और सरल होगा, जितना स्पष्ट बातों को बताने वाला होगा, उतना ही अच्छा प्रभाव पाठक पर पड़ेगा। पत्र लेखन में भाषा की शिष्टता अवश्य होनी चाहिए। बच्चों पत्र लेखन में शिष्ट और सभ्य भाषा का प्रयोग करना जरूरी है। आपके व्यक्तित्व की झलक मैंने कहा था कि पत्र लेखन में मिलती है, तो इसलिए आपकी शुद्ध भाषा, सभ्य भाषा और शिष्ट शब्दों का प्रयोग पत्र लेखन में करना जरूरी है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ तक कि विरोध प्रकट करने के लिए कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी से नाराज हैं और आपको पत्र लिखना पड़ रहा है तो उस समय पर भी आपको कटु शब्दों का, कटु भाषा, कड़वे भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात आपकी भाषा सरल, स्पष्ट और सभ्य शब्दों का प्रयोग आपको पत्र में करना चाहिए। व्यक्तिगत पत्रों में आत्मीयता अवश्य होनी चाहिए। इसका अर्थ है बच्चों आत्मीयता यानी निजता, यानी अपनेपन से जुड़े हुए शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। यानी पत्र में जिस भाषा का प्रयोग आपने किया है वह सरल हो, स्पष्ट हो, आप जो बात कहना चाहते हैं वह पाठक को अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। पत्र लिखते समय लेखक को पत्र के उद्देश्य को अपने मन में रखना चाहिए। यानी आपका पत्र लिखने का क्या उद्देश्य है वो इस पत्र को पढ़ने पर समझ आ जाना चाहिए। आपको मन में ये ध्यान रखना चाहिए कि आप इस पत्र के माध्यम से पाठक को क्या बताना चाहते हैं, उसे ध्यान में रखकर ही पत्र को लिखना चाहिए। अर्थात बच्चों आप जिस उद्देश्य से पत्र लिख रहे हैं उस पाठक को आपका उद्देश्य अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। इस तरह का पत्र होना जरूरी है, वरना आपके पत्र लिखने का उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा, तो फिर आपका काम अधूरा रह जाएगा। आगे देखिए बच्चों, पत्र लिखते समय अपनी और प्राप्त करने वाले की आयु, योग्यता व पद का ध्यान रखना चाहिए। उसके अनुसार ही अभिवादन तथा संबोधन करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ बताया गया है कि पत्र लिखते समय उसकी आयु, योग्यता और पद का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए आप अपने दादाजी, पिताजी या रिश्तेदारों को संबंध में पत्र लिखते हैं तो उस समय पर आदरणीय दादाजी, पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। सस्नेह नमस्कार, चरण स्पर्श, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। किंतु यदि आप प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो प्रधान सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, तो उसमें श्रीमान जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो पत्र प्राप्त करने वाले की आयु, योग्यता और पद का हमें ध्यान रखना चाहिए पत्र लिखते समय। पत्र में विषय, स्थान, दिनांक तथा भेजने वाले का नाम स्पष्ट लिखा जाना चाहिए। यदि बच्चों पत्र में विषय, स्थान और दिनांक और भेजने वाले का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा जाएगा तो आपका पत्र लिखने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। तो पत्र में विषय, स्थान, दिनांक और भेजने वाले का नाम स्पष्ट रूप से होना चाहिए ताकि आपकी बात पूरी तरह से उस पाठक की समझ में आ जाए। और ये पत्र किसने भेजा है, किस विषय में है, किस दिनांक को लिखा गया है, ये सब कुछ उस पत्र में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। आगे देखिए, पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। बच्चों पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र बच्चों जिसे कहते हैं फॉर्मल और अनौपचारिक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इनफॉर्मल।
औपचारिक पत्र बच्चों सरकारी कार्यालयों के अलावा अर्ध सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों तथा संस्थाओं को भेजे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। तो बच्चों इसमें औपचारिक तरीके से लिखा जाता है, यानी अभिवादन, संबोधन बड़े औपचारिक तरीके से इसमें लिखे जाते हैं। ये पत्र उन लोगों, अधिकारियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजता का या रिश्ते का संबंध नहीं होता। ये हमारी किसी रिश्तेदारी में, निजता में नहीं होते। ये औपचारिक पत्र होते हैं, ये अधिकारियों को लिखे जाते हैं। ये पत्र दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के संदर्भ में लिखे जाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं उनके संदर्भ में लिखे जाते हैं, जिनमें ज्यादातर अनुरोध का भाव, क्योंकि औपचारिक तरीके से पत्र को लिखेंगे तो अनुरोध का भाव छिपा होता है। अनौपचारिक पत्र बच्चों, अनौपचारिक पत्र परिचित व्यक्तियों या सगे संबंधियों आदि को जो पत्र लिखे जाते हैं वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। यानी हमारे जान पहचान के लोगों, सगे संबंधियों जिनका हमारा ब्लड रिलेशन होता है, उनके साथ या हमारे मित्रों के साथ जब पत्र लिखे जाते हैं तो उनको कहते हैं हम अनौपचारिक पत्र। सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और परिचित व्यक्तियों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो अब हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र के कुछ स्मरणीय तथ्य, जानने, याद रखने योग्य बातें। तो औपचारिक पत्रों के विषय में कुछ स्मरणीय तथ्य, यानी औपचारिक पत्र लिखते समय कुछ याद रखने योग्य बातें। सबसे पहले प्रेषक का पता, भेजने वाले का पता, दिनांक, अभिवादन, स्वनिर्देश, हस्ताक्षर आदि बाईं ओर से लिखे जाते हैं। तो यानी भेजने वाले का पता, दिनांक, अभिवादन, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर ये सब बाईं ओर लिखे जाते हैं। बच्चों पहले पत्र दाईं ओर से शुरू किए जाते थे, किंतु अब जो है पत्र बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड से शुरू किए जाते हैं। तो सबसे पहले भेजने वाले का पता होता है, फिर दिनांक, फिर अभिवादन, फिर खुद का दिया हुआ निर्देश, फिर हमारे हस्ताक्षर, ये सब अंत में होते हैं। हस्ताक्षर हमारे अंत में होंगे, वो बाईं ओर में होता है। यानी पत्र का शुरुआत और समापन दोनों ही बाईं ओर से होते हैं। पत्र में यदि प्रेषक का नाम और पता दिया गया हो तो वही नाम और पता लिखें। बच्चों कई बार पत्रों में भेजने वाले का नाम और पता दिया गया होता है और कई बार नहीं दिया होता, किंतु यदि भेजने वाले का नाम पता दिया गया है तो वही पता लिखें, अपनी तरफ से कोई पता नहीं लिखें, ना कोई नाम लिखें। यदि पत्र में दिया गया है तो आप पत्र के अनुसार लिखें, वही नाम और पते का प्रयोग करें। आगे देखिए, पत्र में नाम तथा पता न दिया होने पर अपना पता परीक्षा भवन लिखें और कह गया एबसे लिखें। यदि पत्र में भेजने वाले का नाम और पता नहीं दिया गया है, अगर नहीं दिया गया है तब आप लिखोगे परीक्षा भवन कह। यदि दिया गया होता है तो वही नाम और पता लिखेंगे, नहीं दिया होता तो उस समय पर परीक्षा भवन और कह लिखते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एग्जामिनेशन हॉल, परीक्षा भवन को। तो बच्चों दिया गया हो तो वही लिखें, क्योंकि वही लिखोगे तभी आपकी बात स्पष्ट रूप से पाठक तक पहुंच पाएगी। आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं औपचारिक पत्र। तो हमारा औपचारिक पत्र है विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। तो बच्चों इसमें तो बताया गया है कि हमें प्रार्थना पत्र किसको लिखना है, प्रधानाचार्य को। तो हमारा कौन सा विद्यालय है, वेस्ट एकेडमी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। तो हमें उनके प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो बच्चों इसमें हम पत्र का प्रेषक का पता दिया गया है तो वही लिखेंगे। देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, वेस्ट एकेडमी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। तो बच्चों यहाँ पर प्रेषक का नाम और पता दिया गया है, इसलिए हम लिख रहे हैं सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, वेस्ट एकेडमी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पटौदी गुरुग्राम। हमारा विद्यालय पटौदी में है
तो पटौदी गुरुग्राम। तो हमारा विषय है विद्यालय छोड़ने के प्रमाण हेतु पत्र। फिर हम उन्हें संबोधित करते लिखेंगे श्रीमान जी। आगे देखिए, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा छठी ए का छात्र हूँ। लड़कियां लिखेंगी छात्रा हूँ। मैं आपके विद्यालय की कक्षा छठी ए की छात्रा हूँ। तो मैंने छात्र और छात्रा दोनों का बताया है बच्चों। फिर है मेरे पिताजी का स्थानांतरण। स्थानांतरण शब्द होता है तबादला यानी ट्रांसफर। तो मेरे पिताजी का स्थानांतरण राजस्थान के जोधपुर शहर में हो गया है। लड़के और लड़कियां दोनों ये लिखेंगे कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण राजस्थान के जोधपुर शहर में हो गया है। पिताजी के साथ पूरा परिवार भी जोधपुर जा रहा है। सही है बच्चों कि ट्रांसफर हो गई है तो पूरा परिवार जा रहा है तो उसे भी जाना पड़ेगा। देखिए, पिताजी के साथ पूरा परिवार भी जोधपुर जा रहा है। मेरा यहाँ अकेले रहना संभव नहीं है, यानी उस बच्चे ने लिखा कि मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकता, इसलिए मैं भी जोधपुर में ही शिक्षा प्राप्त करूंगा। तो मेरा यहाँ अकेले रहना संभव नहीं है, इसलिए मैं भी जोधपुर में ही शिक्षा प्राप्त करूंगा। आगे देखिए, अतः आपसे विनम्र निवेदन है, मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करें। तो बच्चों, यहाँ उसने प्रार्थना की कि मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करें, ताकि मैं वहां किसी अच्छे विद्यालय की कक्षा छठी में प्रवेश ले सकूं। तो बच्चों, यहाँ पर विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए लिखा, फिर लिखा कि ताकि मैं वहां किसी अच्छे विद्यालय की छठी कक्षा में प्रवेश ले सकूं, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। तो बच्चों, यहाँ पर उस बच्चे ने लिखा कि इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। लड़कियां लिखेंगी मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। फिर लिखेंगे स धन्यवाद, धन्यवाद सहित, स यानी सहित। फिर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़के लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य और लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी। शिष्य की जगह शिष्या। मैंने आपको लिंग परिवर्तन में बताया था, आ की मात्रा के साथ लिंग परिवर्तन होता है। शिष्य का शिष्या, आचार्य का आचार्य की तरह ही। तो देखिए, आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर लिखोगे आप अपना नाम, फिर कक्षा, फिर अनुक्रमांक और दिनांक, फिर आपकी जो आज की है। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे एक अनौपचारिक पत्र की। मित्र को जन्म दिवस पर निमंत्रण पत्र। ये अनौपचारिक है। मैंने बताया था कि ये रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, अपने जान पहचान वालों को लिखा जाता है। तो बच्चों, इसमें कोई पता नहीं दिया गया है, इसलिए हम लिखेंगे परीक्षा भवन नई दिल्ली। एनसीईआरटी के थ्रू होता है, सीबीएसई के उसमें। तो नई दिल्ली, यहाँ फिर दिनांक लिखेंगे, जिस दिन आप दिनांक लिख रहे हैं उस दिन की दिनांक यहाँ होनी चाहिए। तो देखिए, प्रिय मित्र, हमने उन्हें संबोधित किया, हमारे साथ के ही हैं, तो हमने लिख दिया प्रिय मित्र। यदि किसी बड़े को लिखते तो आदरणीय पिताजी, पूज्य पिताजी, आदरणीय दादाजी, किंतु यहाँ मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र। से स्नेह नमस्कार, इसका अर्थ है स्नेह के साथ नमस्कार। तो आपने मित्र को पत्र लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर कोई पता नहीं दिया गया तो हम लिखेंगे परीक्षा भवन नई दिल्ली। उसके बाद जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की दिनांक होनी चाहिए। प्रिय मित्र से स्नेह नमस्कार, स्नेह के साथ नमस्कार। तो बच्चों, संबोधित करने के बाद अब हम लिखेंगे कि बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल में कुशलता को जानने के लिए पत्र लिखे जाते थे घर परिवार की। उसी प्रकार इस पत्र में लिखा बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, आशा है तुम भी स्वस्थ हो गए। यानी उसने बता दिया कि मैं यहाँ स्वस्थ हूँ, आशा है तुम भी वहाँ स्वस्थ हो गए। तुम्हें शायद याद हो अगले माह की 19 तारीख को मेरा जन्मदिन है। मेरे माता पिता इस बार मेरे जन्मदिन को
बड़े धूमधाम से मनाना चाहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर उसने बताया कि मेरा जन्मदिन जो है अगले माह 19 तारीख को है और मेरे माता पिता इस जन्मदिन को बड़े धूमधाम तरीके से मनाना चाहते हैं। तो इस अवसर पर मेरे सभी मित्र एकत्रित हो रहे हैं। तो आप देखिए लड़कियां यहाँ क्या लिखेंगी कि मेरे माता पिता इस जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाना चाहते हैं। तो लड़कियां लिखेंगी यहाँ पर इस अवसर पर मेरी सभी सखियां एकत्रित हो रही हैं। एकत्रित होता है इकट्ठी, इकट्ठे। आगे देखिए, यदि इस अवसर पर तुम भी आ जाते तो इस कार्यक्रम का आनंद दुगना हो जाता। सीधी सी बात है बेटा कि मित्र दूर है तो उसने पत्र लिखा है, क्योंकि घर के पास होता तो पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो मित्र को उसने लिखा कि यदि इस अवसर पर तुम भी आ जाते तो इस कार्यक्रम का आनंद दुगना हो जाता। आगे देखिए, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अब हम प्रोग्राम बताएंगे उसको क्या क्या है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि उस दिन प्रातःकाल के समय हवन होगा, दिन में सब लोग मंदिर जाएंगे तथा संध्या को शाम के समय प्रीति भोज यानी खाना होगा और शाम के समय संगीत के कार्यक्रम भी हैं। तो बच्चों प्रातःकाल हवन, दिन में मंदिर जाएंगे और शाम के समय खाना और शाम के समय संगीत के कार्यक्रम भी हैं। ये उसने अपना प्रोग्राम बताया। आशा है तुम मेरे इस निमंत्रण को अवश्य स्वीकार करोगे। निमंत्रण होता है बुलावा। आशा है तुम मेरे इस निमंत्रण को अवश्य स्वीकार करोगे तथा अपने पिताजी के साथ एक दिन पहले दिल्ली आने का प्रयत्न करोगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि मित्र दूर है, तभी कहा गया है कि अपने पिताजी के साथ तुम एक दिन पहले दिल्ली आने का प्रयत्न कोशिश करोगे। यहाँ सब कुशल हैं, उसने बता दिया कि यहाँ सब कुशल हैं। आदरणीय माता पिता को मेरी ओर से प्रणाम कहना। तो उसके माता पिता को उसने कहा कि तुम्हारे माता पिता को मेरी ओर से प्रणाम कहना और छोटी बहन को प्यार देना। अंत में हम लिखेंगे, देखिए बाईं तरफ ही पत्र खत्म करना है, तो हम लिखेंगे तुम्हारी प्रतीक्षा में। तुम्हारा अभिन्न होता है प्रिय, फिर मित्र। क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नाम नहीं दिया गया। बच्चों अब हम चर्चा करते हैं आज के गृह कार्य की। आपका गृह कार्य है मित्र को जन्मदिन का निमंत्रण पत्र व विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। याद करो, ये जो दोनों पत्र मैंने वीडियो में समझाए हैं, ये दोनों पत्र आपको याद करने हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं अपने पिछले गृह कार्य की। तो हमारा वीडियो लेक्चर था कारक का। तो अब देखिए गृह कार्य। प्रश्न 1 था कारक किसे कहते हैं। तो उत्तर देखिए बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। तो ये तो है कारक की परिभाषा। तो कारक की परिभाषा ही कारक किसे कहते हैं का उत्तर है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध पता चलता है उसे हम कारक कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न है कारक के कितने भेद होते हैं, उनके नाम व चिन्ह लिखो। मैंने आपको वीडियो में भी बताए थे कि कारक के 8 भेद होते हैं और उनको चिन्हों के साथ याद करना सरल होता है। देखिए किस प्रकार। तो ये है कारक और उनके चिन्ह। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओ। ये है बच्चों कारक के 8 भेद और उनके चिन्ह। यदि हमें उनके चिन्ह याद करने हैं तो कारक के भेद के साथ साथ ही याद करें तो आसानी से याद हो जाएंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और दोनों पत्रों को भी आपको याद करना है। तो बच्चों इस तरह से ये वीडियो आपका खत्म होता है। तो पत्रों को लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, तो पत्रों को लिखने का अभ्यास भी आपको करना है। धन्यवाद बच्चों।